दोस्तों मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें दो तस्वीर नजर आ रही होगी और वक्त कैसे बदलता है ये तस्वीर आपको बताएगी। जिस तस्वीर पे मैं रोल कर रहा हूं ये शख्स जो है वो 86 करोड़ रुपए का इनामी आतंकी था और वैश्विक आतंकी जो है इसे 2017 में अमेरिका ने घोषित किया हुआ था। और दूसरी तस्वीर जब आप देखेंगे ये तस्वीर 2025 की है, 14 मई की, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति इसी से हाथ मिला रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बन गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया है। ये चेंजेस क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिसके बारे में अमेरिका 2017 में 86 करोड़ रुपए का आतंकी तौर पे इनाम घोषित किया हुआ था, उसे ही अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। क्या मजबूरी पड़ गई और अमेरिका को यह आतंकवादी कैसे घुटने पर ला दिया और अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में यह व्यक्ति जो सीरिया का राष्ट्रपति बना है उस सीरिया की पूरी कहानी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत जानकारी भरा वीडियो है। आपको सीरिया का पूरा इतिहास पता चलेगा, साथ में अमेरिका के दोहरे चरित्र के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे अमेरिका सबसे पहले आतंकियों को पालता पोसता है, उनको हथियार देता है, उनको जरूरत पड़ने पर उनसे काम लेता है और जब काम खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति को, उस आतंकवादियों को भी खत्म कर देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। ओसामा बिन लादेन, आपको जवाहिरी और साथ में बगदादी, ऐसे तमाम उदाहरण हैं आपको जिनको आप साफ तौर पे समझकर अंदाजा लगा चुके होंगे। और अब मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो भी एक अन्य उदाहरण जो है अमेरिका के दोहरे चरित्र में ऐड हो गया है। तो सबसे पहले चलिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं वो असल में है कौन और उसके ऊपर 86 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने घोषित किया हुआ था। तो अब 2025 में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप उससे हाथ मिला रहे हैं। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, सीरिया की राष्ट्रपति जो है उसका नाम है मोहम्मद अल जोलानी, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बना तो अपना नाम ये बदल दिया। नाम क्या रखा? अहमद अल शरा। ये राष्ट्रपति बनने के बाद का नाम है और ये राष्ट्रपति बनने के पहले का नाम है। अब आगे आपको कहानी समझाते हैं। अभी मैं आपको अहमद अल शरा, चूंकि राष्ट्रपति बन चुका है तो उसी के नाम से संबोधित करूंगा। चलिए, मोहम्मद अल शरा सीरिया का एक अंतरिम राष्ट्रपति है और अभी 2025 में जनवरी के महीने में बना है। यह पहले अलकायदा का आतंकी हुआ करता था, अलकायदा का यह आतंकी हुआ करता था। 2013 में अमेरिका ने अल शरा को वैश्विक आतंकी घोषित किया था, इसके साथ ही यूएन ने भी इसको आतंकी घोषित किया था। और वहीं आपको बताऊं कि इस पर 86 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। इराक में मौजूद अमेरिका की एक जेल में यह 5 साल तक इन्हीं सब गतिविधियों की वजह से बंद था और इसके साथ ही 2016 में अलकायदा से ये अलग हुआ था और उसके बाद बगदादी से इसकी जो है वो झड़प हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी और उसके बाद ये अलकायदा से अलग हुआ था। और अभी ये जब वहां के सीरिया के राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका, वहां से जो है वो भाग गए, रूस भाग गए, अभी मॉस्को में है, तो ये वहां का राष्ट्रपति बना हुआ है और अभी तक उस राष्ट्रपति के तौर पर वहां पे मान्यता नहीं मिली हुई थी उस देश की, लेकिन अमेरिका ने वो दे दिया। चलिए आपको आगे की चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2024 दिसंबर में एक बड़ा हमला करके बशर अल असद, जो अभी इसके पहले सीरिया के राष्ट्रपति थे, उनको रूस में भागने पर मजबूर कर दिया और सीरिया पर कब्जा कर लिया। यह मैं आपको इसके बारे में एक आउटलाइन बताया हूं, इस आतंकी के बारे में। हालांकि अभी राष्ट्रपति बन चुका हूं, इसीलिए मैं थंबनेल पे लिखा था कि आतंकवादी बना राष्ट्रपति। तो इसके बारे में एक आउटलाइन थी जिससे आपको यह समझने में आसानी हो कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। इसके बारे में पूरी एक जानकारी, एक गतिविधियां आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं अमेरिका का दोहरा चरित्र। अमेरिका के दोहरे चरित्र के बारे में लगभग सभी लोग को पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1979 में अमेरिका सीरिया पर कई प्रतिबंध लगाया, इस वजह से क्योंकि उस समय जो है
सैन्य ताकतों की वजह से, राजनीतिक ताकतों की वजह से आतंकियों को पनाह देता था सीरिया और उनकी मदद करता था। और इस वजह से अमेरिका 1979 में वहां पे कई तरीके के प्रतिबंध लगाया, वहां पे आर्थिक प्रतिबंध जो है और तमाम तरीके के प्रतिबंध वहां पे जो सीरिया पे लगाया अमेरिका। असद सरकार को रूस का समर्थन प्राप्त था। असद जो वहां की सरकार थी उसको वहां पे रूस का समर्थन प्राप्त था, रूस उसका हर तौर पे मदद करता हुआ आ रहा था। दूसरी चीजें समझिए, जबकि अमेरिका असद सरकार के खिलाफ थी और अमेरिका जो है असद सरकार के खिलाफ थी, गृह युद्ध में जब दोनों देशों के बीच 2011 से तकरीबन 2024 तक 23 तक तकरीबन 13-14 साल जो गृह युद्ध चला है, उस दौरान आर्थिक तौर पे हथियार और तमाम चीजें अमेरिका मदद कर रहा था। किसके तौर पे? जो भी असद के विरोधी थे उनको अमेरिका जो है हथियार और आर्थिक तौर पे मदद करता था। बगदादी असद और रूस का विरोधी था, लिहाजा वो अमेरिका का दोस्त हुआ, क्योंकि वो रूस का और असद का विरोधी था। और रूस असद सरकार एक थी जो सीरिया की सरकार थी, और रूस की सरकार थी, वो दोनों एक तरीके से एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो लिहाजा जो है अमेरिका का दोस्त बगदादी हुआ और बगदादी को अमेरिका हथियार और तमाम तरीके से आर्थिक मदद करता आया। बाद में बगदादी अमेरिका के खिलाफ गया और अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। ये अमेरिका का पुराना एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चर है कि वो पहले आतंकियों को पनाह देता है, उनको पालता है, उनका आर्थिक मदद करता है, उनको हथियार देता है, और जब वो फिर विरोध करते हैं आतंकी या फिर उसके खिलाफ उन चीजों को यूज करते हैं तो फिर उनको खत्म कर देता है। ट्रंप के सीरिया के साथ दोस्ताना रवैये से इजराइल नाखुश है। इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है और सीरिया के अभी के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए जो बीते दिनों जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं टेररिस्ट था, उस पे इनाम घोषित हुआ था, उसके साथ जिस तरीके से ट्रंप ने दोस्ताना रवैया अपनाया उससे इजराइल अब नाखुश नजर आ रहा है। रूस भी खुश नहीं है, क्योंकि असद की वजह से ही सीरिया छोड़ना पड़ा। मतलब असद को किसकी वजह से सीरिया छोड़ना पड़ा? इस आतंकी की वजह से, अल-सरा की वजह से जो है असद को सीरिया छोड़ना पड़ा। और सीरिया जो है असद का मददगार था, असद से उसका दोस्ताना रवैया था, और इस वजह से रूस भी नाखुश है। सीरिया में ग्लोबल टेररिस्ट की सरकार को मान्यता दिलाने में तुर्की और सऊदी अरब का रोल है। दोस्तों 14 मई की जो तस्वीर आप सबके सामने आई जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई, उसमें प्रिंस क्राउन सलमान भी वहां पे मौजूद थे, और कहा यह जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी वहां पे वर्चुअली उनसे कनेक्ट हुए थे। दोस्तों इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान और उसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति, इन दोनों की अहम भूमिका बताई जा रही है कि सीरिया के जो कार्यवाहक अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं अल-सरा, उसकी मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कराई गई है। और मोहम्मद अल-सरा के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत ये कह सकते हैं बड़ाई वाली बातें कही है, और यह भी कहा है कि ये एक युवा है और सीरिया को बदल सकता है, सीरिया को विकसित कर सकता है। चलिए आगे और चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अगर यह समझना है कि अल-सरा कौन है, तो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सीरिया के बारे में, सीरिया का इतिहास, और सीरिया 1989 से जब प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने तो उस समय क्या था। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हाफिज अल असद सीरिया एयरफोर्स का चीफ था। इस नाम को याद रखिएगा, हाफिज अल असद। और यही जो है असद सरकार, असद का ये पिता था, मतलब ये पिता था, और आगे जो है ये तकरीबन 30 सालों तक राज किया। 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बना, क्योंकि हाफिज अल असद सीरिया का एयरफोर्स का चीफ था और सैन्य ताकत इसके पास बहुत अधिक थी, सैन्य पकड़ इसके पास बहुत अधिक थी, और सैन्य पकड़ होने के नाते वहां पे ये राष्ट्रपति बना और तख्ता पलट करने पे कहीं ना कहीं मददगार रहा। इसके साथ ही लोगों को यह लग रहा था कि जब ये राष्ट्रपति बना कि ये बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हाफिज अल असद जो है वो सिया समुदाय का था, और वहां पे जो है मतलब सीरिया में 74% सुन्नी लोग हैं। तो इस वजह से 74% सुन्नी लोग और सिया की आबादी जो है वहां पे 16% थी, और इस वजह से लोगों को लग रहा था कि वो वहां पे बहुत दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस बात की भनक जब लगा उसको, मतलब हाफिज अल असद को जब इस बात की भनक लगी कि कहीं ना कहीं जो
सुन्नी बिरादरी है, जो सुन्नी समुदाय है, वो उसका विरोध कर सकता है। तो उसने शुरू की एक नई तरीके से काम करने की सोच उसके अंदर विकसित हुई। वो शिया के अलावा, शिया का फेवर कहे जाने वाला एक नेता बन गया और उसके अलावा सुन्नी समुदाय के लोगों को दबाना वो शुरू कर दिया। और ये इससे ये हुआ कि चाहे नौकरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, पूरी तरीके से सुन्नी समुदाय के लोगों को वो दबाना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो आगे इसी तरीके से तकरीबन 30 सालों तक अपनी हुकूमत को बरकरार रखा और 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। हुआ क्या कि उसके बेटे बशर अल असद गद्दी पर बैठा। बशर अल असद जो इसके पहले राष्ट्रपति सीरिया का था, जिसको भगाकर जो है अल सरा जो है वहां पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना है। अब आपको बताते हैं कि 10 साल तक पिता की पॉलिसी पर कैसे वो हुकूमत किया। 10 साल 30 साल तक जो इसके पिता जो हुकूमत करते हुए आए थे, उसी चीज को, उसी पॉलिसी को जारी रख के ये अगले 10 साल तक, मतलब 2010-11 तक हुकूमत करता आया। लेकिन यहां से चीजें अलग हुई, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज इन दो बेटे और बाप ने मिलकर खत्म कर दी थी सीरिया में। और उसके बाद हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जो पूरी तरीके से सीरिया में परिवर्तन ला दिया। 2006 से लेकर 10 के बीच भयंकर सूखा पड़ा और उस सूखे में हुआ ये कि भयंकर अकाल हो गया। लोग खाने के लिए जूझने लगे और जब खाने के लिए जूझने लगे तो लोगों के मन में अंदर ही अंदर दबे जुबान में ये विरोध शुरू हो गया। किसका? इस बशर अल असद का विरोध शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 2006 से 10 के बीच जब लोग ये समझना शुरू कर दिए कि तानाशाही इस देश में कहीं ना कहीं हम लोग के भूखमरी की वजह बन रही है, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूटना शुरू हुआ। पहली बार बशर का विरोध शुरू हुआ और यही विरोध जो जन्म लिया वो आगे चल के उस पूरे सरकार को बशर के वो उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, अरब देश में एक आंदोलन और शुरू हो गया था, वो अचानक, उसका नाम था स्प्रिंग। और ये इसका एक काम था कि अरब देश में स्प्रिंग नाम का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो तानाशाही के विरोध में था। और इसके साथ ही ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन के लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ये चूंकि ये इसके सीरिया के इर्द गिर्द के तमाम देश हैं, तो यहां पे सारी चीजें इस तरीके से उथल पुथल चल रही थी। लोग जो है सड़कों पर आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो इससे जो है बशर अल असद जो है वो भी बड़ा बौखला गया कि अगर इर्द गिर्द हमारे पड़ोसी देश इस तरीके से, पड़ोसी देश में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो हमारे देश में कब हो जाएंगी इसका कोई जो अता पता नहीं है। तो उसके बाद हुआ ये नतीजा, ये ट्यूनेशिया पर 23 साल से काबिज रहने वाला बेन अली को देश छोड़ना पड़ा। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को जनता ने मार गिराया और इजिप्ट के तानाशाह जो 30 साल से, हुस्नी मुबारक को देश छोड़ना पड़ा, जो 30 साल से तानाशाही करके देश पे राज कर रहा था, उसको छोड़ना पड़ा। अब ये सारी चीजें चूंकि पड़ोसी देश थे तो इर्द गिर्द हो रही थी, तो इसके अंदर भी तमाम चीजें आ रही थी। और उसके बाद 2010 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2010 के आसपास 14 साल का एक लड़का आता है और एक ऐसा कारनामा कर देता है जिससे तकरीबन 57-58 साल की पूरे हुकूमत को नस्ते नाबूद हो जाना पड़ी। चलिए उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, 2010 तक सब कुछ ठीक था, फिर एक 14 साल का लड़का आया। ये जो तस्वीर पे आप दिख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। बशर अल असद को डॉक्टर बुलाते थे लोग वहां पे। 26 फरवरी 2011 को एक बच्चा मुआविया जो स्कूल की दीवारों पर लिखा कि इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये लड़के का नाम था, 14 साल का था, मुआविया, और इसने स्कूल की दीवार पर लिखा इट्स योर टर्न डॉक्टर। मतलब इर्द गिर्द के देशों में जो चीजें हुई, जिस तरीके से वहां पे उनके राष्ट्रपति जो है छोड़ के भागे, कोई मर गए, तो अब ये भनक जो है कहीं ना कहीं बशर अल असद को लग चुकी थी कि उसके साथ भी ये सारी चीजें होने वाली हैं। और उसी दौरान 14 साल का एक लड़का स्कूल की दीवारों पर यह चीज लिखता है, खबर फैलती है, और जब खबर फैलती है तो चारों तरफ ये चीजें इतनी जोर से फैल जाती हैं कि ये सरकार तक ये बात जो है वो पहुंचती है। सरकार क्या करती है, वो सैनिकों को भेजकर वहां पे 15 बच्चों को स्कूल से उठा लेती है और उनके ऊपर ऐसे ऐसे जुर्म करती है, उनके नाखून काट लेती है, उनको कोड़े से मारती है, उनके शरीर पर कट के निशान पड़े हुए थे, ये तमाम चीजें शुरू होती हैं। और चूंकि ये बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो सीरिया के दारा, एक जगह है दारा, वहां पे ये सारे आंदोलन शुरू हुए और लोग भयंकर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिए और भयंकर विरोध यहीं से शुरू हुआ।
45 दिन बाद इसी विरोध का नतीजा रहा कि 45 दिन बाद 2011 में बच्चों को छोड़ना पड़ा। और जब छोड़ा गया तो ऐसा नहीं है कि यह प्रदर्शन रुक गया, और बशर अल असद का जो सरकार था वो चाहती थी कि मतलब अगर इसको छोड़ देंगे तो प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन रुका नहीं। कहानी यहीं से पलटी जब बच्चे जो है बाहर निकले, उस जुर्म से बाहर निकले, और जब बीच में आए लोगों के, जनता के, और जब लोगों से बताए तो एक सेंटिमेंट जुड़ने लगा कि किस तरीके से जुर्म जो है सरकार वहां के लोगों के साथ कर रही है और छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरीके के जुर्म कर रही है। और यही कहानी जो जुर्म की दास्तान थी जब लोगों के सामने आई तो एक बड़े आंदोलन का रूप ले ली। 22 अप्रैल 2011 को दारा मस्जिद के बाहर असद सरकार को लेकर पहली बार आंदोलन इतना चरम पर था। असद सरकार को लेकर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। सेना और लोगों के बीच एक बवाल शुरू हो गया। दोस्तों जब यहां से नारा शुरू हुआ लगाना, उसके बाद लोग जो है इसको उखाड़ फेंकना चाहते थे, असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तभी से ये चीजें शुरू हुई कि जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहां पे हवाई जहाज से जो है वहां पे ऊपर से सैनिक फायर कर रहे थे, नीचे जनता प्रदर्शन कर रही थी, कई लाख लोग मारे गए और यहीं से गृह युद्ध की शुरुआत हुई। सेना और लोगों के बीच भयंकर बवाल हुई। आखिरकार जुलाई 29, 2011 को फ्री सीरियन आर्मी की बुनियाद रखी गई। फ्री सीरियन आर्मी की बुनियाद रखी गई। दोस्तों भयंकर, इतना भयंकर समझ लीजिए आपस में युद्ध हो रहा था सेना और लोगों के बीच में कि कुछ सैनिक भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए थे। वो तमाम लाशें देखकर, तमाम चीजें देखकर प्रभावित हो गए थे। वो सैनिक भी जनता के साथ आ गए और जनता के साथ मिलकर सरकार से लड़ने लगे। और उसके बाद हजारों छोटे छोटे गुट असद के खिलाफ हो गए, मतलब उस सरकार के खिलाफ हो गए और फ्री सीरियन आर्मी की बुनियाद रखी गई। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों बगदादी और मोहम्मद अल जुलानी की एंट्री, मोहम्मद अल जुलानी वही मोहम्मद अल सरा, उसी का नाम मोहम्मद अल जुलानी है। चलिए ये समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बगदादी ने 2011-12 में अलकायदा को मजबूत करने के लिए मोहम्मद अल जुलानी को भेजा। मोहम्मद अल जुलानी को सीरिया भेजा, किस चीज को मजबूत करने के लिए? अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। वहां पे नए नए लड़कों को भर्ती करो, उनको हथियार दो, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दो। ये सारा चीज करने के लिए किसे भेजा? जो आज सीरिया का राष्ट्रपति है, मोहम्मद अल जुलानी, जो अपना नाम अब राष्ट्रपति बनते ही बदल लिया है। उस समय जो है उसको पूरा कमान दिया गया था। इस समय अल जुलानी ने जबहात अल नुसरा की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था जबहात अल नुसरा, और इसकी स्थापना किया। एक प्रमुख विद्रोही संगठन बना जो बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मदद किया। यही संगठन जो है उसको उखाड़ फेंकने के लिए मदद किया। तमाम संगठन थे लेकिन यह संगठन जो है वो सबसे प्रमुखता से उस देश में काम किया और बशर अल असद सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। 2013 में आईएसआई को जब बगदाद ने आईएसआईएस बनाना चाहा तो अल जुलानी ने इसका विरोध किया और यहीं से बगदादी और अल जुलानी के बीच जो है वो हिंसक झड़प शुरू हुई और ये दोनों अलग हुई। 2016 में अल जुलानी ने आईएसआई से अलग होने की औपचारिक घोषणा की थी और यही जो है अब डोनाल्ड ट्रंप उसी से हाथ मिला रहे हैं, जो एक टेररिस्ट था उसी से हाथ मिला रहे हैं। अल नुसरा को रिब्रांड करके जमात फतह अल शाम बनाया गया और फिर इसे ही विद्रोही संगठन के रूप में आगे चलाया गया, जिसे आगे चल के जिसके संगठन तले ये व्यक्ति जो है एचटीएस जिसे कह रहे हैं, एचटीएस संगठन के बैनर तले हयात तहरीर अल शाम जिसको एचटीएस कहा जा रहा है, इसी के बैनर तले अभी वो राष्ट्रपति बना हुआ है अल सरा और उसी से डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। मतलब आज से कुछ साल पहले जो आतंकवादी था जिसके ऊपर अमेरिका 86 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, उसको वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ था, वही अमेरिका अब उस व्यक्ति से हाथ मिला रहा है जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया हुआ था। तो ये बात आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका जो है पहले किसी को राष्ट्रपति, किसी को आतंकवादी बनाता है, उसको पालता पोसता है, उसको हथियार देता है, जरूरत पड़ने पर किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है और जहां जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है अमेरिका इस्तेमाल करता है और फिर खत्म करने की बारी आती है तो खत्म भी कर देता है। तो ये अमेरिका का दोहरा चरित्र भी था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, सीरिया का इतिहास कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।